नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना सिटी में सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। पहले लोगों ने पुलिस की वैन में आग लगा दी और सड़क को जाम कर दिया। उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर NH 30 पर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। डीएसपी ने उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आज शाम पुलिस की वैन ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। इसके बाद लोगों ने पुलिस की वैन में आग लगा दी, साथ ही NH 30 को भी जाम कर दिया था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस की वैन में आग लगाई गई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के वैन में ही आग लगा दी और NH 30 को जाम कर हंगामा कर रहे थे। कई देर से हंगामा करने के बाद जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो पुलिस से भी उलझ गए और आगजनी कर आक्रोश को व्यक्त किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए वहां से लोगों को खदेड़ा है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बैरिया बस स्टैंड में 2 बसों में आग लग गई है। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। बैरिया बस स्टैंड में 2 बसों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर सामने आई थी, तो खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां बैरिया बस स्टैंड में 2 बसों में आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। और ये तस्वीर आपको घटनास्थल की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, यहां बैरिया बस स्टैंड में जो बसें थी वो लगी हुई थी और अचानक 2 बसों में आग लग गई, जिसकी सूचना फायर विभाग को दी गई। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों बसों पर जो आग लगी थी उस पर काबू तो पा लिया, लेकिन इसमें नुकसान भी हुआ है और अभी फिलहाल आग पर काबू पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दोनों बसों में आग लग गई। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। वैसे तो मुख्य मुकाबला एनडीए और आरजेडी के बीच ही है, लेकिन महिला वोटर्स की बड़ी संख्या मतदान को रोचक बना सकती है। सभी पार्टियों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सोमवार को मतदान होने जा रहा है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 24 सीटों के लिए हो रहे एमएलसी चुनाव में कुल 534 बूथ बनाए गए हैं। राज्य के कुल 1,32,116 मतदाता 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। विधान परिषद चुनाव में पुरुषों से अधिक महिला मतदाता हैं। 69,360 महिला मतदाता जबकि 62,747 पुरुष मतदाता हैं। यह चुनाव आम चुनाव से अलग होता है। बावजूद इसके बिहार की तमाम सियासी पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। विधान परिषद के सदस्य को चुनने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वजह से तमाम दलों ने उन्हें अपने पाले में रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इस चुनाव में एमपी एमएलए से लेकर पंचायत प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं और इस वजह से ये चुनाव बाकी आम चुनाव से अलग माना जाता है। इस चुनाव के परिणाम से सरकार बनने और बिगड़ने का कोई खतरा तो नहीं होता है, लेकिन इस बार मुकाबला एनडीए और राजद में सीधी सीधी है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई आरजेडी और एनडीए के बीच में है। 24 सीटों पर होने वाले चुनाव परिणाम के बाद बिहार की सियासत भी गरमाने के पूरे आसार हैं। जिन 24 सीटों के लिए एमएलसी प्रत्याशियों को चुना जाना है, वहां तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी के साथ ही आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशियों के लिए जीतोड़ मेहनत की है। कई स्टार नेताओं ने इलाकों का दौरा कर पंचायत प्रतिनिधियों तक पहुंचने की कोशिश की है। ऐसे में अब सभी की नजरें सोमवार के मतदान पर टिक गई हैं। नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
बुलडोजर पर मचे सियासी घमासान के बीच बिहार में भी यूपी मॉडल की तर्ज पर कानून से खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर चल पड़ा। राजधानी पटना में अतिक्रमण के चलते कई मकानों को तोड़ा गया तो छपरा में हत्या के फरार 2 आरोपियों के घरों को ढा दिया गया। अब बुलडोजर को लेकर सियासी वार पलटवार तेज हो चला है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अप्रैल में 5-6 तारीख के बाद आप अप्रैल महीने में कम से कम 1000 अतिक्रमण खाली किए जाएंगे। बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय का ये बयान 25 मार्च का है, जब उन्होंने बिहार को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही थी। मंत्री जी के ऐलान के ठीक मुताबिक अप्रैल महीने की शुरुआत में बिहार में चल पड़ा है बुलडोजर, चाहे राजधानी पटना हो या छपरा। ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां बिहार विद्यापीठ इलाके में अवैध मकानों और दुकानों पर प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर चलाया। हालांकि इस दौरान मीडिया को कवरेज से रोकने की कोशिश भी की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोग प्रशासन की टीम से उलझ पड़े, बहस भी हुई और न्यूज 18 के कैमरे पर भड़ास भी निकाली गई। आरोप है 24 घंटे पहले तक नोटिस नहीं दी गई। ये मौलाना साहब की जमीन है, मौलाना मौजूद साहब की। इसमें बदोबस्ती विद्यापीठ द्वारा जो इसको धांधली के द्वारा खाली कराया जा रहा है। अब ये तस्वीर छपरा की है, जहां यूपी सरकार की तर्ज पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। छपरा के डोरीगंज इलाके में हत्या के फरार आरोपियों के घर को स्थानीय पुलिस ने बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। आरोपी पुलिस की चेतावनी के बाद भी सरेंडर नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। विधिवत जो है न्यायालय से वारंट निकलने के बाद इश्तेहार छिपवाया गया, उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं किया और गिरफ्तार भी नहीं हुआ। उसके बाद जो चल असल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई है उसको की गई है। वैसे कानून तोड़ने वाले अतिक्रमणकारियों और अपराधियों के खिलाफ यूपी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर के इस्तेमाल पर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं, तो जेडीयू इससे सहमत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं अपराधियों पर सख्ती बरतने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से अपराध नियंत्रण उत्तर प्रदेश में हुआ है, स्वाभाविक रूप से उस रास्ते को बिहार में भी अपनाना पड़ेगा। बुलडोजर तो हर अपराधी के घर पर चलना ही चाहिए। जो अपराधी अपराध करके अपने को समझता है कि हम फ्री हो गए, उन पर तो नकेल कसा ही जाना चाहिए। अपराधी एक परिवार में कोई व्यक्ति हो सकता है, अब उस घर में अगर 10 लोग हैं तो पूरे घर को बिल्कुल बुलडोजर से ढा देना, यह हमको लगता है कि कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता होगा और होना भी नहीं चाहिए। वैसे बिहार की सियासत में योगी मॉडल को लेकर मचे घमासान के बीच अवैध अतिक्रमण और अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसने सियासत की कड़ाही को तो गर्म किया ही है। क्राइम कंट्रोल पर बिहार में बुलडोजर को सियासी हथकंडे के तौर पर भी देखने की कोशिश की जा रही है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष और पटना से संजय और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पटना के आईजीआईएमएस में पार्किंग ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर अवैध पार्किंग करवा रहे हैं। अस्पताल के कैंपस में प्राइवेट एम्बुलेंस से लेकर आसपास के अपार्टमेंट की गाड़ियां लगाई जा रही हैं, जिसके एवज में पार्किंग ठेकेदार अवैध तरीके से मोटी कमाई कर रहा है। अस्पताल के अधीक्षक के मुताबिक टेंडर के वक्त ये साफ किया गया था कि सिर्फ वैसी गाड़ियों की पार्किंग होगी जो मरीज लेकर अस्पताल आते हैं, लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और विशेष रूप से पिछले 2-3 महीने से कि जो आईजीआईएमएस के आसपास के इलाका है, यानी रुकनपुरा, शेखपुरा, राजा बाजार, इनका सारा एम्बुलेंस जो है वो संस्थान के अंदर पार्क रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो मरीज और परिजन हमारे यहाँ आते हैं उनकी गाड़ियाँ अंदर पार्क नहीं हो पाती और वो रोड पे लगा रहती। शास्त्री नगर थाना से लेकर एसएसपी से अस्पताल के अधीक्षक ने शिकायत की है कि जिस तरह से पार्किंग ठेकेदार को टेंडर दिया गया था यहाँ पर कि जो नियम है उसका पालन किया जाए, यानी जो बाहरी गाड़ी है उसको परिसर में पार्क नहीं कराया जाए। जो मरीज को लेकर जो एम्बुलेंस आती है या बाकी जो गाड़ियां आती है उन्हीं को यहां पर प्रवेश दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि आईजीआईएमएस में जैसे ही आप एंट्री लेंगे उसके बाद जो पार्किंग आप देख पा रहे हैं, ये अवैध रूप से पार्किंग कराई गई है और यहाँ पर सैकड़ों ऐसी गाड़ियाँ मिल जाएंगी जिनसे बदले में पार्किंग ठेकेदार पैसा लेते हैं। कई गाड़ियाँ जो कवर की गई है, ये गाड़ियाँ
आसपास के अपार्टमेंट की गाड़ियां बताई जाती है, जिनको भी यहां पर पार्क कराया जा रहा है, जो नियम के खिलाफ है। जबकि जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें साफ तौर से शर्त रखे गए थे कि आपको फॉलो करना है। लेकिन आप देखिए कि कई दिनों से ऐसी गाड़ी यहां पर लगी हुई है जो नहीं चल पा रही है, लेकिन यहां पर पार्क कराई गई है। देखिए यहां पर स्कूल वैन है। अब स्कूल वैन का अस्पताल में क्या काम है आप समझ सकते हैं। बाकी आप देखिए कि जो एम्बुलेंस है उसके साथ साथ जो निजी गाड़ियां हैं, जो आसपास का अपार्टमेंट है, शेखपुरा का, राजा बाजार का, उसकी यहाँ पर गाड़ियां पार्क कराई जाती है। एम्बुलेंस की आप जो चर्चा कर रहे हैं ना, संस्थान परिसर में ना हमने ही लिख के दिया है कि ये सब गाड़ियों को खाली करवाया जाए। अच्छा। और ये जगह संस्थान परिसर के कहाँ किस थाना को दिया जाए, किसको दिया जाए, हम किससे रोज रोज मार करेंगे तो हमारे यहाँ पे मारा पीटी हो जाएगा तो संस्थान साथ देगा। पार्किंग के स्टाफ हैं जी। अच्छा, गाड़ी सब किसकी है जो पर्दा लगा हुआ, कवर लगा हुआ? कोई नहीं, यहाँ सब दबदबा है लोकल लोगों का। सवाल ये उठता है कि आखिर अस्पताल प्रशासन के समझाने के बाद भी पार्किंग वाले मानने को क्यों तैयार नहीं है, आखिर पुलिस का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मधुबनी में झंझारपुर प्रखंड के रतुपार गांव में महादलित समाज की बेटी ने मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास कर पूरे गांव की रोल मॉडल बन गई हैं। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा रतुपार गांव पहुंचकर ममता कुमारी की हौसला अफजाई करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री संजय झा ने कहा कि गरीब और पिछड़े समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों का ही ये असर है कि ममता कुमारी जैसी प्रतिभा समाज को राह दिखा रही है। रतुपार गांव में मंत्री संजय झा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मैं यहाँ मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड में रतुपार गांव में हूँ। यहाँ ये गांव मतलब ये काफ़ी ऐसे पिछड़ा है, दूर दराज का इलाका है, लेकिन यहाँ एक महादलित परिवार की एक बच्ची इस बार जो अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया है उसमें वो इस गांव से बताया जा रहा है पहली बच्ची है जो फर्स्ट डिवीज़न में पास की है। और कहा जा रहा है कि अभी जो सरकार के द्वारा जो बच्चों को, जो खास करके जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, उन लोगों को स्कूल से और पढ़ाई से जोड़ने के लिए जो कई योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका असर कहा जा सकता है कि इन गांवों में दिखना शुरू हुआ है। अभी हमारे साथ जो वो बच्ची है जो महादलित परिवार की है और इस गांव में अभी तक लोग स्कूल नहीं जाते थे, वहाँ ये बच्ची पहली बार इस बार मैट्रिक की परीक्षा में वो फर्स्ट डिवीज़न लाई है और इससे इस समाज का, इस गाँव का काफ़ी यहाँ हौसला बढ़ा है। जैसे हमारे साथ ये बच्ची क्या की नाम से बाबू के? ममता कुमारी। हाँ, ये ममता कुमारी हैं। ये जना अहाँ के एखन मैट्रिक में की भेले, फर्स्ट डिवीजन भेले है। हाँ। तो अहाँ गांव से और बच्चा सब कोई जाय छले स्कूल के? अहाँ पहिल बच्चा रही एखन? पहिल बच्चा छले। पहिल बच्चा छलिए आ मैट्रिक में मतलब फर्स्ट डिवीजन पहिल अहीं के छले। हाँ। अहाँ सबके जना गांव में माहौल नहीं रहे पहले के पढ़े और के, तो केना जिज्ञासा भेल ई सब जना अहाँ सब शुरू के लिए सरकार के जे योजना सब छै तै सबसे फायदा भेटले? जी सर भेटल। की सब भेटले जना? सरकार द्वारा जो अथी भेटल छले से हम बहुत लाभ उठेलहुँ। तो यहाँ जो इस इलाके के जो मंत्री जी हैं, जो संजय झा जी, जो यहाँ ऐसे भी जिनकी पहचान यहाँ विजन वाले नेता और विकास पुरुष के रूप में रही है मिथिलांचल में, वो भी इस बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ अभी रतुपार गांव पहुँचे हैं। सर, जैसे यहाँ ये बच्ची इतिहास रची है, क्या कहेंगे? सही में इतिहास ही है। पिताजी का क्या नाम है? श्री गंगाराम सदाय। श्री गंगाराम सदाय सर ना, ये मुसहर परिवार की बच्ची है। कम पढ़ते थे इस समाज में, लोग नहीं के बराबर पढ़ते थे और कुछ पढ़ते भी थे तो मैट्रिक तो कम ही पास करते थे। उसमें वो भी लड़की पढ़ाई करके ये वाला पुराना मैट्रिक नहीं है जो इधर उधर करने वाला, ये पढ़ाई करके मैट्रिक पास करके की है। पढ़ाई करके फर्स्ट डिवीज़न यहाँ खरुआ हाई स्कूल है वहाँ से पढ़ी है। तो इसका मतलब ज़मीन पर कितना बड़ा क्रांति हो रहा है, खास करके लड़की के शिक्षा में। डाउन ट्रोडन समाज के सबसे निचले हिस्से में आता है इस समाज के लोग, और उसको जो पढ़ाई से जोड़ने का जो काम नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, उसका अब फल ज़मीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। सरकार के कामकाज का फायदा वो ज़मीन पे दिखाई पड़ रहा है। ये जो यहाँ जो अभी इस गांव में अभी जो बच्ची जो यहाँ कहा जा रहा है कि इतिहास रची है, जो ये जो सदाई समाज की ये बच्ची हैं
और ये जिस समाज में अभी पढ़ाई लिखाई से लोग काफ़ी दूर थे, वहाँ अब सरकार की योजनाओं से बताया जा रहा है कि लोगों में धीरे धीरे पढ़ाई को लेकर जो रुझान जगह है, और ये जो अभी बच्ची जो रिजल्ट यहाँ जो करके दिखाई, जो परिणाम लाई है, तो माना जा रहा है कि ये इससे काफ़ी समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। और ये जो अभी तक जो लोग जो स्कूल से या जो शिक्षा से दूर थे, वो बच्चे भी अब धीरे धीरे मुख्य धारा में लौट रहे हैं और समाज में पढ़ने लिखने का माहौल बन रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। शिवहर में घोड़े पर बैठकर बिजली बिल वसूलने वाले कर्मचारी के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की है। बिजली विभाग ने मीटर रीडर अभिजीत तिवारी को संविदा रद्द करने की चिट्ठी थमा दी। सहायक विद्युत अभियंता ने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। अभिजीत कुमार की घोड़े पर बैठकर ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल वसूलने का वीडियो वायरल हुआ था। दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता की हत्या जमीन विवाद में की गई थी। पटना पुलिस ने हत्या के मामले में शूटर सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि दीपक मेहता जमीन का कारोबार भी करते थे और दानापुर के मिथिला कॉलोनी में 52 कट्ठे जमीन को लेकर उनका रवि गोप से विवाद चल रहा था, जबकि दिग्घा में 29 कट्ठे जमीन को लेकर उमेश कुमार से विवाद चल रहा था। दोनों की तलाश की जा रही है। 28 मार्च को हत्या के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, साथ ही कई लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से कट्टे और 4 कारतूस बरामद किए गए। ये विवादित जमीनों के कब्जे को लेकर जो विवाद चल रहा था, पेशेवर अपराधी गिरोह रवि गोप का गिरोह और उमेश राय का गिरोह, जो दोनों की अब एकजुट हो गए थे दीपक मेहता के विरुद्ध, क्योंकि धीरे धीरे इसका यहाँ पे वर्चस्व इनका बढ़ रहा था और ये उपाध्यक्ष बन गए थे नगर परिषद के। तो उसी में ही उनकी हत्या हुई है। कुल 4 गिरफ्तारियाँ हैं, 2 देसी पिस्टल बरामद है, 4 जिंदा कारतूस बरामद है और जो घटना में प्रयुक्त हुआ है मोटरसाइकिल, उसको भी बरामद कर लिया गया है। पूर्णिया में बड़ा रेल हादसा टल गया। जलालगढ़ स्टेशन के पास जोगबनी से कटिहार जा रही पैसेंजर ट्रेन की बोगी डिरेल हो गई। हादसा गार्ड की बोगी का चक्का जाम होने की वजह से हुआ। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टल गया, लेकिन रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इंजीनियर और टेक्नीशियन की टीम मौके पर मौजूद है। पटना के बहादुरपुर इलाके में एक लॉज में आईआईटी की तैयारी करने वाले छात्र की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम राहुल कुमार है, जो समस्तीपुर का रहने वाला था और बहादुरपुर के एक लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहा था। राहुल के कमरे से खून से सना चाकू मिला है। मृतक के परिजनों ने बताया कि राहुल अपने गांव में ही आर्यन के साथ रहता था और विवाद के बाद उसने आर्यन को रूम खाली करने को कहा था। आर्यन 31 मार्च को कमरा खाली करके चला गया था और 3 दिन बाद ही राहुल की हत्या हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। कहीं से कोई डाउट नहीं है कि ये कंफर्म हत्या है। कैसे हत्या किया गया होगा? हत्या चाकू से गोद करके मारा गया। सर वो तो फॉरेंसिक टीम भी आई तो सामने हो गया सब चीज़ कि वहाँ चाकू मिला जिसपे खून लगा हुआ था। उसका गला जो है ब्लैंकेट है एक पतला सा, उससे दबाया गया है। वहाँ एक सस्पेन मिला जिसको जला के उसके पूरे बॉडी को जलाया गया, ठीक है। और काफ़ी हाथापाई भी हुआ है। रूम का सारा सामान इधर उधर मिला। अभी फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा। ये राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी हत्या की बात बताई जाती है। हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को भेजा है NMCH। चिकित्सक के मंतव्य के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जांच चल रही है। क्या चीज़ की तैयारी यहाँ रह के करता था? यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था। यहाँ रह के पिछले 10 महीने से रह रहा है। तमाम दावों के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी है। अरवल में रोक के बावजूद सोन और पुनपुन नदी से बालू का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
अरवल में बालू की जमकर लूट हो रही है। बिना किसी डर के ये बालू माफिया जिले में अवैध बालू खनन कर रहे हैं। कई बार तो ये बालू माफिया पुलिस टीम पर हमला भी बोल देते हैं। बालू माफिया दोनों हाथों से रुपए बटोर रहे हैं। ये हाल तब है जब जिले में सोन और पुनपुन नदी से बालू उठाव पर रोक है, लेकिन नदी से अवैध खनन कर अभी भी बालू माफिया सरकारी खजाने में सेंध लगा रहे हैं। जिले में नदियों से बालू उठाव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मेहंदिया के समोसा घाट पर सोन नदी से बालू की अवैध निकासी की जा रही है। वीडियो में ये भी दिख रहा है कि कैसे बेखौफ होकर बालू माफिया घाटों पर बालू खनन के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाए बैठे हैं। जेसीबी से पहले नदियों से बालू निकाले जा रहे हैं, फिर इन बालुओं को लोड कर दूसरे जिलों में भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इन बालू माफियाओं की तलाश में जुट गई है। कटिहार के पास ट्रक लदे जहाज के पलटने से एक हफ्ते बाद गंगा से 4 ट्रक निकाले गए, साथ ही 2 शव भी बरामद किए गए हैं। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन यह आशंका भी जताई जा रही है कि जहाज पर लदे ट्रक का चक्का फटने से यह हादसा हो सकता है। झारखंड के साहिबगंज से कटिहार के मनिहारी गंगा घाट के बीच कुछ दिन पहले हुए जहाज हादसे में डूब गए ट्रकों को आखिरकार बाहर निकाला गया है। मालवाहक जहाज पलटने के लगभग 1 सप्ताह के बाद गंगा नदी से 4 ट्रक और 2 शवों को बाहर निकाला जा सका है। एनडीआरएफ की मदद से कटिहार में गंगा नदी के घाटों पर इन ट्रक और शवों को बाहर निकाला गया। जैसे ही गंगा में डूबे इन ट्रकों को बाहर निकाला गया तो अधिकारियों की लापरवाही की तस्वीर भी सामने आ गई, क्योंकि गंगा नदी से निकाले गए एक ट्रक का टायर फटा पड़ा दिखा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि मालवाहक जहाज में ट्रक का टायर फटने से जहाज पर लदे ट्रक गंगा नदी में पलट गए थे। लापरवाही ये भी सामने आई है कि तमाम ट्रकों पर ओवरलोड चिप्स लोड थे। कुछ अधिकारियों की वजह से ट्रकों पर ओवरलोड किया जाता है। दरअसल झारखंड के साहिबगंज के बिहार के कटिहार की तरफ मालवाहक जहाजों से स्टोन चिप्स भेजा जाता है। चेकिंग पॉइंट बनाने से इस तरह के हादसों पर लगाम लगाए जा सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।